नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी क्लेम। मोहन राकेश जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अड्डे से तांगा चला तो उसमें कुल 3 ही सवारियां थी। दूर से बस आती दिखाई न दे जाती तो साधु सिंह कुछ देर और अभी चौथी सवारी का इंतजार करता, पर बस के आते ही तांगे में बैठी सवारियां उतरकर बस में चली जाती थी। इसलिए बस के अड्डे पर पहुंचने से पहले ही तांगा निकाल लेना जरूरी हो जाता। बस के आने तक सवारियां कितनी ही उतावली मचाए, वह पूरी 4 सवारियां लिए बिना अड्डे से बाहर नहीं निकलता था। बस कचहरी से मॉडल टाउन के 5 पैसे लेती थी, इसलिए तांगे भी 5-5 पैसे में ही जाते थे। पूरी सवारियां हो तो कहीं 5 आने पैसे बनते थे, नहीं तो घोड़े को 1.25 मील दौड़ाकर भी 10 या 15 पैसे ही हाथ आते थे। आज सुबह से उसने मॉडल टाउन के 3 फेरे लगाए थे, मगर अभी उसकी जेब में 17 आने भी जमा नहीं हुए थे। जून की चिलचिलाती धूप में वैसे ही घोड़े का दम निकल रहा था, इसलिए 10-10 पैसे के लिए उसे दौड़ाना अकलमंदी नहीं थी, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। गर्मी में सवारी ऐसे ही कम निकलती थी। फिर मुकाबला बस से था, जो कचहरी से मॉडल टाउन पहुंचने में 5 मिनट भी नहीं लेती थी। अरे चल अफसरा, चल तेरे सदके चल। वह खड़ा होकर लगाम को घुमाता हुआ उससे चाबुक का काम लेने लगा। धोबी मोहल्ला पार करने तक उसे आशा थी कि शायद रास्ते में कोई सवारी मिल जाए, मगर ड्योढ़ियों में ऊँघती 2-1 धोबिनों को छोड़कर सारा मोहल्ला सुनसान था। मोहल्ले से निकलकर उसने लगाम ढीली छोड़ दी और वजन बराबर करने के लिए खुद बांस पर बैठ गया। पीछे से बस आ रही थी, इसलिए पिछली सीट पर बैठी स्त्री झल्लाने लगी। बैठाते वक्त तो मिन्नत तरला करके बैठा लेते हैं और चलाते इस तरह से हैं जैसे सड़क का मुआयना करने निकले हों। इतनी ही देर लगानी थी तो हमसे पहले कह देते, हम बस में बैठ जाते। हमें इतना जरूरी काम है, नहीं तो इतनी गर्मी में घर से निकलने की क्या पड़ी थी। साधु सिंह उचक्कर बांस पर जरा और आगे हो गया और जल्दी जल्दी लगाम को झटकने लगा। अरे चल, तुझे ठंड पड़े तेरी जवानी के सिर के। चल चल, गोली की चाल चल, माई बीवी नाराज हो रही हैं। चला चल, तेरी खैर। अफसरा, मार दे हल्ला तक। मगर लगाम के झटके खाकर भी अफसरा की चाल तेज नहीं हुई। वह 2 बार इधर उधर सिर झटककर अपनी चाल चलता रहा। बस हॉर्न बजाती पीछे से आई और धूल का भवंडर छोड़कर आगे निकल गई। देखा, निकल गई ना बस, कहता था बस से पहले पहुंचाऊंगा, वह स्त्री फिर बोली। साधु सिंह जवाब न देकर लगाम को झटकता रहा और अफसर लगाम की परवाह किए बिना अपनी चाल चलता रहा। 1.25 मील कोई ज्यादा रास्ता नहीं था। सूरज ढलने के बाद यही रास्ता चुटकियों में पार हो जाता, मगर उस वक्त भरी दोपहर थी और आसपास कहीं छाया नजर आती भी थी तो बहुत सिमटी सिमटी और वीरान। कोलतार की सड़क जगह जगह से पिघल गई थी। आसपास के 1.5 आदमी गहरे छप्पर सूख गए थे। साधु सिंह सोचने लगा, अभी तो गर्मी की शुरुआत है, आगे चलकर जाने क्या होगा। अरे राजा, चल पुत्रा, तेरी जान की खैर, तेरी सलामती की बरकत, खा जा गम और चला चल गोली की चाल, तेरी माँ के दूध की खैर। तांगे में बैठी 3 सवारियां क्लेम्स के दफ्तर की थी। आगे बैठा सरदार कह रहा था कि उसका 60,000 का क्लेम मंजूर हुआ है, जिसमें से आधा पैसा उसे नगद मिलेगा और आधा जायदाद की शक्ल में। पीछे बैठी स्त्री रो रही थी। बेड़ागर को क्लेम मंजूर करने वालों का, जो उससे सिर्फ 18,000 का क्लेम मंजूर किया गया। गुजरांवाला में उसके 4 मकान थे और एक 3.5 कनाल का बागीचा। अरे बागीचा 4 कनाल का होता तो उन्हें ज़्यादा रुपया मिलता। अगर उन्हें पहले पता होता तो वे आधा कनाल ज़्यादा लिख देते। वे अपनी सच्चाई से तो मारे गए। घर में उसकी 2 जवान लड़कियां हैं, जिन्हें अकेली छोड़कर उसे रोज रोज बटाला से जलंधर के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी तरह चक्कर काटते काटते उसके पति की मृत्यु हो गई और वह खुद भी बीमार रहने लगी है। पता नहीं मुझे अपने जीते जी इन कसाईयों का पैसा देखने का मिलेगा या नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं भी इसी में मर खप जाऊंगी और मेरे बच्चे पीछे बिलखते रहेंगे। उसका लहजा ऐसा था जैसे वे बात न करके किसी से फरियाद कर रही हो। चेहरे के भाव से लगता था जैसे अभी अभी उसे कोई सदमा पहुंचा हो। उसी सीट पर उस स्त्री के साथ एक व्यक्ति माथे पर त्योरियां डाले खामोश बैठा था। माई जी, 18,000 में भी अभी कुछ मिला भी है या नहीं?
आगे बैठे सरदार ने सहानुभूति के स्वर में पूछ ली। 6,000 मिला है कुल अभी, स्त्री बोली। मेरा बाल बच्चों वाला घर 6,000 से मेरा बनता क्या है? मेरे बच्चे अच्छा खाना पहनने के आदी हैं, उन पर 6,000 एक महीने में खर्च होते थे। और कहते हैं ना, यह रुपया भी विधवा होने के कारण मुझे जल्दी मिल गया। इतना देकर भी उन्होंने मुझ पर एहसान किया है। और वह पल्ले से आंख पहुंचने लगी। खामोश बैठा व्यक्ति सरदार की तरफ मुड़ा और धिक्कारने की सी आवाज गले से निकाल कर बोला, सच कहते हैं औरतों की अकल टखनों में होती है। अरे क्यों भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे गालियां दे रहा है? स्त्री आंसू पहुंचती हुई सहसा तमक उठी। मैं तुझसे तेरी जमीन जायदाद तो नहीं मांग रही, अपना जो कुछ छोड़ आई हूँ उसी का रोना रो रही हूँ। तू अकेली नहीं छोड़ आई, हम सब अपने घर बार छोड़ पीछे छोड़ आए हैं। शुक्र कर तुझे 6,000 तो मिल गए। यहाँ हम जैसे भी हैं जिन्हें आज तक एक पाई ना मिली। हमारा कसूर यही कि मियाँ बीबी दोनों सलामत है। मैं अगर मर खप गया होता तो मेरे बच्चों को भी अभी तक 2 रोटियां नसीब हो जाती। आंखें मेरी अंधी हो रही हैं और जोड़ मेरे दर्द करते हैं। मैं जीता हुआ भी क्या मुर्दों से बेहतर हूँ? सरकार के घर में ऐसा अंधेरा है कि लोग इंसान की जरूरत को नहीं देखते, बस जीते हुए और मरे हुए का हिसाब करते हैं। मुझे आज ही 1,000 ही दे दें तो मैं कोई छोटी मोटी दुकान डालकर ना बैठ जाऊं। मेरे बच्चों के पास तो एक एक फटी हुई कमीज भी नहीं। अपनी अपनी तकदीर की बात है भाई साहब, कोई किसी दूसरे की तकदीर थोड़ा ही ले सकता है। सरदार मध्यस्थता करता हुआ बोला, हम और आप भी दुखी हैं और ये भाई भी दुखी हैं। कौन यहाँ दुखी नहीं है? कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है। आपको 60,000 मिल रहे हैं, आपको किस चीज का दुख? वह व्यक्ति अब और कुड़ गया। रहे हैं, यह भी तकदीर की बात है। सरदार बोला, क्लेम भरते हमें अकल आ गई, उसी का फल समझिए। नहीं हमें तो ये 10-20 हजार देकर टरका देते। आपने क्लेम ज्यादा का भरा था? हमारी 1.5 लाख की जायदाद थी, मगर हमें पता था कि असली क्लेम भरेंगे तो कुछ भी पल लेना पड़ेगा। सो वाहेगुरु का नाम लेकर हमने इस तरह फॉर्म भरा कि जायदाद की असली कीमत तो कम से कम वसूल हो ही जाए। मगर इन बेईमानों ने फिर भी कुल 60,000 का ही क्लेम मंजूर किया। हम 6 भाई हैं, 10-10 हजार लेकर बैठे रहेंगे। मैं इनसे कितना कहती रही पर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। स्त्री हताश भाव से हाथ मलने लगी। दोनों व्यक्ति सवालिया नजर से उसे देखते रहे। मैं कहती रही कि जितना छोड़ाया उससे ज्यादा का क्लेम भरो, मगर ये ऐसे मूर्ख थे कि हट पकड़े रहे कि जितना था उतने का ही क्लेम भरेंगे। पहले ही इतने दुख उठाए हैं, अब और बेईमानी क्यों करें? आज ये मेरे सामने होते तो मैं पूछती कि बताओ बेईमानी करने वाले सुखी हैं या हम लोग सुखी हैं? लोगों ने जितना छोड़ा था उसका दुगना तिगुना वसूल कर लिया और मैं बैठी हूँ 6,000 लेकर। हाय, इन लोगों ने मेरे बच्चों को भूखों मार दिया। और अब वह जोर जोर से रोने लगी। उसके साथ बैठे व्यक्ति ने दूसरी तरफ मुंह करके माथे पर हाथ रख लिया। सरदार फिर सहानुभूति प्रकट करने लगा। रोने से कुछ नहीं होता माई, जो लिखा है उसी से संतोष कर। संतोष करने को एक मैं ही रह गई हूँ? सारी दुनिया मौज कर मैं संतोष करके बैठी रहूं? और वह रोती हूँ। अरे जल्दी पहुंचा भाई, इतना आहिस्ता क्यों चला रहा है? माई के साथ बैठा व्यक्ति उतावला होकर बोला। साधु सिंह झुंझलाकर बार बार लगाम को झटके दे रहा था, मगर घोड़े की चाल में फर्क नहीं आ रहा। अब वह लगाम का सिरा जोर जोर से उसकी पीठ पर मारने लगा। तेरी अफसरा की ऐसी की तैसी तेरी पूछ पर ततैया काटे, चल पुत्रा जल्दी चल। मगर ततैया के डर से भी अफसरा की चाल तेज नहीं हुई। क्लेम्स के दफ्तर के बाहर उन लोगों को उतारकर लौटते हुए साधु सिंह को एक भी सवारी नहीं मिली। वह काफी देर मार्केट के मोड़ के पास रुका रहा, मगर तीनों सड़कों में से किसी पर भी उस वक्त कोई इंसान चलता दिखाई नहीं दे रहा था। 13 नंबर दुकान के साए में 2 एक रिक्शा वाले सोए थे। 13 नंबर का सरदार अंदर बर्फ कूट रहा था। साधु सिंह का मन हुआ कि सरदार से एक गिलास शिकंजवी बनाकर पी ले और कुछ देर रिक्शा वालों के पास ही एक तरफ लेटा रहे। मगर तांगा खड़ा करने के लिए वहां कोई छायादार जगह नहीं थी और न ही नजदीक कोई चौबच्चा था जहां से घोड़े को पानी पिला सकता। थोड़ा गर्मी के मारे हूंक रहा था और बार बार जबान बाहर निकल रहा था। साधु सिंह की जेब में जो 17 आने थे वे भी हिसाब से उसके अपने नहीं थे। घोड़े के लिए चारा खरीदने के लिए उसे कम से कम 2 रुपए चाहिए थे। उसने जबान से होठों को गीला किया और घोड़े का रुख शहर की तरफ करा दिया। लंबी सीधी वीरान सड़क पर वह अकेला तांगा चला रहा था। आसपास के पेड़ भी गर्मी से परेशान सिर झुकाए खड़े थे। फिर भी ना जाने किन झुरमुटों में बैठी कुछ चिड़ियां बोल रही थी। साधु सिंह लगाम ढीली छोड़कर पिछली सीट पर अधलेटा सा हो गया। उसका मन उस समय उस आम के पेड़ की डालों के इर्द गिर्द मंडरा रहा था जो उसने बड़े चाव से अपने पत्तों के
घर के आंगन में लगाया था। 9 रुपए महीने का वह मकान बरसों के परिचय के कारण अपना मकान ही लगता था। हीरा ने कितनी ही बार कहा था कि पराए घर में पेड़ लगा रहे हो, पाल पोस कर एक दिन दूसरों के लिए छोड़ जाओगे, मगर तब कहाँ सोचा था कि वह घर इस तरह छूटेगा कि जिंदगी भर उसके पास से गुजरना तक नसीब न होगा। आम का पेड़ इन दिनों खूब फल रहा होगा और हीरा उस साल पेड़ पर पहली बार फल आया था। फल आने की खुशी में उसने ना जाने कितनी कच्ची अंबियां खा डाली थी। अरे क्यों जानबूझकर दांत खट्टे करते हो? हीरा चिढ़ती। अरे अपने पेड़ का फल है जानिए, इसे खाकर दांत खट्टे नहीं होते। और हीरा के अधखिले यौवन को वह गाढ़े आलिंगन में समेट लेता। आम हरे से पीले और पीले से सुर्ख हो आए थे जब बलवा शुरू हुआ। पतोकी की हर गली में खून बहने लगा। आधी रात को बलवाई उनके मोहल्ले में घुस आए, तब उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया। तब वह हीरा को साथ सटाए दम साध कर चारपाई पर पड़ा था। उन्होंने जल्दी से पिछवाड़े की तरफ कूद जाने का निश्चय किया। वह तो झट से कूद गया, मगर हीरा 2 बार उचक कर भी कूद नहीं पाई। इससे पहले कि वह एक बार फिर साहस करती, किसी ने उसे पीछे खींच लिया। अंधेरा, खेत और रेल की पटरियां, बेजान हाथ पैर, भूख, टिकट, कूपन, कार्ड, नंबर, नाम, साधु सिंह, वल्द मिल्खा सिंह, कौम खत्री, जमीन जायदाद कोई नहीं, रुपया पैसा कोई नहीं, क्लेम उसका वह आम का पेड़ जिसके पकने का उसने बेसब्री से इंतजार किया था, जिसकी अंबियां खा खा कर वह अपने दांत खट्टे करता जा रहा था। उस पेड़ की छाया में उसे भविष्य के जो साल बिताने थे। उस घर की अपनी एक खास तरह की गंध थी जो कपड़ों की गांठ से लेकर आंगन की दीवारों तक हर चीज में समाई रहती थी। वह गंध और वे रातें जो आंगन में लेटकर आसमान की ओर ताकते हुए बीतनी थी, और आने वाली जिंदगी के वे सब मंसूबे जो उस घर की दहलीज के अंदर बाहर जाते मन में उठा करते थे। हीरा बता बता, पहले तेरे लड़का होगा या लड़की? हाय शर्म करो, कैसी बात करते हो? अच्छा मैं बताऊं, पहले तेरी एक लड़की होगी, फिर 2 लड़के, फिर एक लड़की होगी। अरे चुप भी रहो, क्यों बके जाते हो? दूसरी लड़की पहली लड़की से ज्यादा खूबसूरत होगी। उसके तेरे जैसे मुलायम बाल होंगे, ऐसी ही बड़ी बड़ी आंखें होंगे, ठोड़ी के पास यही एक तिल होगा। हाय क्या करते हो? मैं उसको इसी तरह चिकोटी काटूंगा, वह भी इसी तरह चीख उठेगी। वह स्पर्श, वह सिहरन, वह कल्पना, वह भविष्य। साधु सिंह, वल्द मिल्खा सिंह, कौम खत्री, नंबर प्लेट। आम का पेड़ अब बड़ा हो गया होगा, घर की दीवारों की गंध पहले से बदल गई होगी, और हीरा आज उसकी गोद में ना जाने किसके बच्चे होंगे। साधु सिंह सीधा होकर बैठ गया। तांगा धोबी मोहल्ले में पहुंच गया। चारों तरफ हर चीज अब भी ऊँग रही थी। उसने लगाम को लगातार कई झटके दिए। घोड़े की गर्दन थोड़ा ऊपर उठी और उसी तरह झुक गई। अड्डे पर पहुंचकर साधु सिंह ने घोड़े का चबच्चे से पानी पिलाया और सीट के नीचे से चारा निकालकर उसके आगे डाल दिया। घोड़ा चारे में मुंह मारने लगा और वह उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। तेरी बरकत रही अफसरा, तो अपने पुराने दिन फिर आएंगे। खा ले, अच्छी तरह पेट भर ले। अपने सब क्लेम तुझी को पूरे करने हैं। तेरी जान की खैर। और अफसरा गर्दन लंबी किए चुपचाप चारा खाता रहा।